अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट ईयर जो फोरेंसिक मेडिसिन के एमसीक्यूज़ आए हैं यूएचएस के अंदर, उनको देख लेते हैं। इसकी जो की है वो इन भाई ने जमा की है, तो यू कैन प्रीफर हिम। ये एमसीक्यूज़ इस तरह से मिलते हैं ना हमें कि एक स्टेटमेंट होती है और आगे आंसर होता है। तो जो मुझे समझ आई है एज़ पर माई इंटरप्रिटेशन कि भाई ये एमसीक्यू आया होगा, उसके अकॉर्डिंगली की मैंने यहाँ पे, मतलब की नहीं, जो एक्सप्लेनेशन है वो ऐड कर दी है। पहले एमसीक्यू है कि ईडीटीए आपने नहीं देना किडनी डिजीज़ के अंदर, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ईडीटीए एक चिलेटिंग एजेंट है, और चिलेटिंग एजेंट का काम ये होता है कि जब कोई मेटल पॉइजनिंग हुई हुई है, उसमें हमने दे दिया जब चिलेटिंग एजेंट, तो उसने बॉडी में जाके उस मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बना देना होता है। वो कॉम्प्लेक्स यूरिन के अंदर निकल जाता है बाहर। तो भाई जब किडनी ख़राब है, यूरिन नहीं बन रहा, तो ज़रूरत ही नहीं है ईडीटीए देने की, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बन भी गया बॉडी में, तो उसने कौन सा निकल जाना है बॉडी से बाहर। इसमें आइडियल चिलेटिंग एजेंट की एग्जाम्पल वो होते हैं चिलेटिंग एजेंट आइडियल, जो कि एफिनिटी रखे मेटल के लिए, जिस मेटल के लिए हम दे रहे हैं उस मेटल की और इस चिलेटिंग एजेंट की डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो, और ये चिलेटिंग एजेंट इटसेल्फ भी टॉक्सिक ना हो, जो ये कॉम्प्लेक्स बनाए वो भी टॉक्सिक ना हो, और रीडिस्ट्रीब्यूशन ना हो इसकी बॉडी के अंदर। ईडीटीए की हम बात कर रहे हैं, तो ईडीटीए कहते हैं इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट को। ईडीटीए लेड पॉइजनिंग के अंदर दिया जाता है, पेंसिलमीन कॉपर, जबकि डेस्फेरोक्सामिन आयरन पॉइजनिंग में देते हैं। दूसरा आया है कि चेन स्टोक ब्रीथिंग नैलोक्सोन। ओपियम पॉइजनिंग के अंदर चेन स्टोक ब्रीथिंग हो जाती है। नैलोक्सोन उसका एंटीडोट होता है, जो कि ड्रामेटिक रिवर्सल कर देता है हेमियोसिस, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, हाइपोटेंशन और कोमा का। 0.4 से 0.8 mg IV या IM देती हैं 10 से 15 मिनट के इंटरवल पर। शुरू हम इसका ट्रीटमेंट उसी तरह से करते हैं नॉर्मल जनरल ट्रीटमेंट से। लिवाज के लिए पोटाशियम परमैंगनेट, टैनिक एसिड या टी का इस्तेमाल किया जा सकता है। डेक्सट्रोज और थायमिन भी दिया जा सकता है। एंटीडोट में नैलोआरपिन, फाइजोस्टिगमीन, सैलिसाइलेट भी दिया जा सकता है। नैलोआरपिन 5 to 10 mg देना होता है IV 15 मिनट के इंटरवल पर। फाइजोस्टिगमीन सैलिसाइलेट 0.04 mg पर kg देना होता है, IV देना होता है, और ये भी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का रिवर्स कर रहा होता है। एमीफेनाजोन दिया जाता है, स्पोटिमाइयर्स, डायज़ेपैम, ये सब कुछ था एक्यूट पॉइजनिंग के लिए। क्रॉनिक वाले में मसला ये होता है कि विथड्रॉल सिम्टम्स आ रहे होते हैं, तो मैथाडोन इंपॉर्टेंट है। बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं नैल्ट्रेक्सोन, क्लोनिडीन, एंटीस्पाज्मोटिक्स और ट्रैंक्विलाइजर्स। थर्ड MCQ है कि अगर कोई बंदा सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन डिराइव कर रहा है खुद को पेन में पाकर, तो दैट इज़ मैसोचिज्म। सेडिज्म होता है कि जब दूसरे को पेन में डाल के वो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन ले रहा है, ठीक है। तो ये सारी MCQs जो हैं, सारी जो टर्म्स हैं ये MCQs में आ सकती हैं, इनको देख लें। उसके बाद है ओल्ड मैन एंड यंग बॉय जब इन्वॉल्व हैं सोडोमी के अंदर, दैट इज़ पेडरास्टी। अगर तो अब यहाँ यंग बॉय एक्ट करे एज ए पैसिव एजेंट, और यहाँ पर उसे कहेंगे कैटामाइंट, ठीक है। अगर पैसिव एजेंट कोई ओल्ड पर्सन है, मेल या फीमेल है, तो उसको कहते हैं जिरोंटोफीलिया। और सारी जो टर्म्स है ना, हेट्रोसेक्सुअल सोडोमी, होमोसेक्सुअल सोडोमी, बगरी, ये सारी इंपॉर्टेंट है फॉर द MCQs। डॉक्टर को जब बुलाना होता है ना कोर्ट ने, फर्स्ट कॉल समन की फॉर्म में होती है कि उसे कहते हैं कि आ जाओ कोर्ट में, मतलब जो किसी भी वजह से बुलाना है कि आके अपनी ऑटोप्सी की एक्सप्लेनेशन दे के जाओ, ठीक है, लेट्स से। तो फर्स्ट कॉल जो होती है वो समन होता है। समन पर डॉक्टर यूजुअली चला जाता है, नहीं भी जाए तो इज़्ज़त करते हैं डॉक्टर की, नहीं उसे ख्वार करते हैं, लेकिन स्टिल अकॉर्डिंग टू कानून। दूसरे में फिर वारंट्स टू अरेस्ट जारी हो जाते हैं, और थर्ड वाले में जब एग्रेसिव वे के अंदर बुलाना है ना कोर्ट ने, तो वो रिटन प्रोक्लेमेशन या एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड करता है। ये MCQ ना 2 आए हुए हैं कि आपने बताना है कि इस कैटेगरी के अंदर फॉल कर रही है कोई भी इंजरी। इसको देख लेते हैं। जुर जायफ़ा का मतलब ये होता है कि कैविटी इन्वॉल्व है। गैर जायफ़ा में कैविटी इन्वॉल्व नहीं होती। गैर जायफ़ा की आगे क्लासेस होती हैं। दामिया के अंदर जल्द फटती है, खून भी निकलता है, यानी एब्रेजन इसमें आएगी, ब्रूज इसमें नहीं आएगा। बादिहा के अंदर फ्लैश की कटिंग इन्वॉल्व होती है, बोन एक्सपोज नहीं होता है और इंसाइज वूंड होता है। मुतलाहिमा के अंदर फ्लैश लेसरेट होता है, ब्लंट वेपन होता है, लेसरेटिंग वूंड होता है, लेकिन बोन एक्सपोज नहीं होती। मौदिहा के अंदर बोन का एक्सपोजर है लेकिन बोन का फ्रैक्चर नहीं है। हाशिमा के अंदर फ्रैक्चर है लेकिन डिसलोकेशन नहीं है, और मुनक्किला के अंदर फ्रैक्चर भी है, डिसलोकेशन भी है। 337L1 में जो जिसको चोट लगी है ना, वो चोट इस हद तक सीरियस है कि वो 20 दिन तक
बंदा अपने नॉर्मल ज़िंदगी का काम नहीं कर सकता। 337L2 वो सारी चीज़ें जो कहीं और नहीं फिक्स हो रही होती हैं उसको 337L2 में डाल देते हैं। ब्रूज इसमें आएगा, डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर या फेलिंग्स वगैरह इसमें आ जाती है। तो सवाल यही पूछा गया था। शजा, अच्छा जो मैंने सब कुछ बताया दैट इज़ अबाउट पूरी बॉडी सिवाय हेड और फेस के। शजा इज़ अबाउट हेड एंड फेस। खफीफ़ा वो होता है कि बोन एक्सपोज नहीं हो रही है चोट के नतीजे में। मौदहा एक्सपोजर ऑफ बोन तो हो रहा है लेकिन फ्रैक्चर नहीं हुआ। हाशिमा में फ्रैक्चर हुआ है लेकिन डिसलोकेशन नहीं हुई। मुनक्किला में फ्रैक्चर भी है, डिसलोकेशन भी है। शजाए आमा के अंदर मेनिंजेस को टच कर रही होती है इंजरी, लेकिन मेनिंजेस का रप्चर मौजूद नहीं होता। और दामिगा के अंदर रप्चरिंग भी मौजूद होती है। इतलाफ़ उज़्व का मतलब होता है कि परमानेंट डिसफिगरमेंट हो गई है उज़्व की, और इतलाफ़ सलाहियत उज़्व के उसकी फंक्शनल कैपेसिटी परमानेंटली चली गई है उस उज़्व की। इसके अलावा 337M और 337N भी होते हैं जो कि मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। 1 मिनट यहाँ पर रुक जाते हैं कि नॉट द मिनट पर फ्यू सेकेंड कि इसको पढ़ लें। 84 PPC जो पर्सन अपने साउंड माइंड के उसमें स्टेट में नहीं होता तो उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है सज़ा से अंडर द सेक्शन 84 PPC। इसी तरह अंडर द एज ऑफ 7 जो होता है बच्चा, उसको साथ जो डीलिंग हो रही होती है वो एग्जेम्पशन ऑफ द लॉ जो हो रही होती है वो 82 PPC के अंडर हो रही होती है। अगर कोई बच्चा 7 से 12 साल की उम्र के दरमियान है लेकिन उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि वो क्या कर रहा है तो वो 83 PPC के अंडर आता है, उसे एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। तो 84 का MCQ आया हुआ था तो सब कुछ रिवाइज़ कर लें। ये हमने कर लिया है। बर्न का ये टेबल दिया हुआ है उसमें NRA में। यहाँ पर से मैंने इस तरह से बर्न किए हैं कि पूरा जो सर है ना वो 9% है, बाजू राइट वाला 9% है, लेफ़्ट वाला बाजू 9% है। चेस्ट आगे से 9%, पीछे से भी 9%। एब्डोमेन आगे से 9%, पीछे से 9%। पेरिनियम 1%, एक टांग आगे से 9%, वही टांग पीछे से 9%। फिर दूसरी टांग आगे से 9% और पीछे से 9%। तो ये यही बात की हुई है। टेल वैग फिनोमेना पिस्टल के केस में 60 यार्ड तक नज़र आएगा और राइफ़ल के केस में 200 यार्ड तक नज़र आएगा। सीधी सीधी लाइन है NRA की। बर्निंग, अच्छा कुछ और भी हैं डिस्टेंसेस जो कि इंपॉर्टेंट हैं तो उनको भी साथ देख लेते हैं कि बर्निंग या स्कॉचिंग मौजूद होती है रिवॉल्वर के केस में फ्यू इंचेस तक, शॉटगन के केस में 1 फीट। ब्लैकनिंग 3 फीट के बाद नहीं देखी जा सकती और टैटूइंग 6 फीट के बाद नहीं देखी जा सकती। जो आपने कैलकुलेटर लेके जाना है प्रॉफ में फार्मा के पेपर में उसको फोरेंसिक तक नहीं निकालना अगर आपका मैथ ख़राब है, क्योंकि वो यार्ड में पूछ सकते हैं वो और भी यूनिट्स में पूछ सकते हैं। तो एक ही इसमें 1, 3 और 6 फीट याद करके बाकी 1 यार्ड इक्वल टू 36 इंचेस इक्वल टू 3 फीट और 1 फीट इज़ 12 इंचेस। स्टे ट्यून्ड।